जिंदगी में आप सीखना चाहते हैं उन 3 लोगों से जो आपको कहते हैं कि देखिए मैंने बहुत पढ़ाई की है, पहला। दूसरा वो यार मैंने बहुत काम किया है ज़िंदगी में। और तीसरा वो जो कहते हैं कि मैंने दुनिया देखी है, राइट। अब इन 3 लोगों से आपने सीख लिया तो ज़िंदगी सफल है। लेकिन अगर आपको कोई एक ऐसा मार्केट गुरु मिले, एक ऐसा एक्सपर्ट मिले जिसने कहा कि ये तीनों ही चीज़ें उन्होंने की हो, तो फिर कहना ही क्या। तो आज इक्विटी गुरुकुल में हम आपको मार्केट के एक ऐसे गुरु से मिलवा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ जमकर पढ़ाई की है, न जमकर काम किया है, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया भी देखी है और ख़ास तौर से स्टॉक मार्केट की दुनिया को बहुत नज़दीकी से देखा है। जी हाँ, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सुनील सिंघानिया साहब, जो कि एबेकस एसेट मैनेजर्स के फाउंडर हैं। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया और इक्विटी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लेजर। कुछ नहीं है शो में, सिर्फ आपने जो 30 साल में मार्केट में सीखा है वो हम आपसे 30 मिनट में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही आसान है। बहुत आसान है। क्या सीखा है मार्केट में 30 साल में? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी क्या बड़ी लर्निंग, ऐसा क्या सीख बड़ी रही है मार्केट में? तो सबसे पहले तो ये सीखा है कि आप 30 साल मार्केट में गुजारो, 20 साल गुजारो, 10 साल गुजारो, फिर भी आप सीखते ही रहते हो। बिल्कुल। तो एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग, आई थिंक वो है। दूसरा है कि मार्केट सुप्रीम है। यहाँ कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने इसको पूरी तरह से सीख लिया है, मास्टर हो गया हूँ। हाँ, मैं मास्टर हो गया। वो हरदम कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही देगा जिससे आप फिर से ज़मीन पे आ जाओगे, फिर वही हम्बल शुरुआत होगी। और तीसरा ये मैंने सीखा है कि मार्केट में जो ऑप्टिमिस्टिक रहता है ना, पैसा उसी का बनता है। हाँ। जो बहुत पेसिमिस्ट रहता है, जो सोचता है दुनिया के बारे में इधर के ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसका कब पैसा नहीं बनता है। वो सिर्फ वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहता है, लेकिन वो कभी आती ही नहीं है। ऑफ एंड ऑन मैंने आपके साथ सैकड़ों इंटरव्यू कर लिए, लेकिन आपके इंटरव्यूज में से 2 बातें मुझे बहुत अच्छे से याद है और वो मैं आज गुरुकुल में चाहता हूँ हमारे दर्शक भी सीखें। पहली बात तो ये है कि मार्केट में क्या लेना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं लेना है। और दूसरी बात जो आपने कही वो ये है कि अगर हर चीज़ का इंतज़ार करोगे, ये भी सही हो जाए, वो भी सही हो जाए, वो भी सही हो जाए, तो आपको इंडेक्स 1 लाख का दिखेगा, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। नहीं तो अभी यार अगर बाजार देखिए अपने, तो बहुत बार क्या होता है ना, हम सपोज 5 स्टॉक लेते हैं और 5 में से अगर 2 बहुत अच्छे निकले लेकिन 3 बहुत ख़राब निकले तो हिसाब बराबर हो गया, राइट। उससे अच्छा अगर आपका 1 बहुत अच्छा निकला और 4 मॉडरेट निकले तो भी आपकी रिटर्न बहुत ज़्यादा सुप्रीम होगी। क्योंकि क्या होता है, जो लॉस मेकिंग जो पोर्टफोलियो में आ जाता है उसके ऊपर ध्यान भी ज़्यादा जाता है, वो बिकता भी नहीं है और उसमें लॉस बढ़ते जाता है। राइट। तो आई थिंक अगर आप सपोज 1000 कंपनियां हैं जो एक्टिवली ट्रेडेड है, उसमें आप ये नक्की कर दो कि भाई ये 600-700 तो मुझे देखनी नहीं है। हाँ, अच्छा, ये हटा दो। हाँ। तो आप सोचिए लाइफ कितनी ईजी हो गई। हाँ। और उसके बाद में यू कैन वर्क अ लॉट, और जो रिटर्न है ना आपका पोर्टफोलियो में, इफ मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स गिव मॉडरेट रिटर्न और 1 या 2 एकदम सुपरस्टार निकले तो यू वुड बी द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड। बहुत टफ है ये करना, बट आई थिंक दैट इज, क्योंकि कई बार जिन कंपनियों को आप हटाते हैं कि ये मैं देखूंगा नहीं, वही कमाई ज़्यादा होने लगती है या वही स्टॉक ज़्यादा भागने भी लगते हैं। ऐसा नहीं है। सो सी, मैं नहीं देखूंगा, दैट इज सेपरेट। तो हम भी यहाँ क्या करते हैं, एक एक्टिव पोर्टफोलियो, एक पैसिव पोर्टफोलियो। अच्छा। तो एक्टिव ट्रैकिंग जो एकदम एक्टिवली ट्रैक करते हैं। पैसिव में ऐसा नहीं है कि उसको देखना ही बंद कर दिया, बट वो पैसिव है कि इसमें से हो सकता है कि 2, 4, 10 कंपनियां का कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहा है, कुछ आउटलुक चेंज हो रहा है, कुछ मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ ट्रिगर्स जिससे वो एक्टिव कवरेज में आ जाए। बट व्हेन यू मेक अ पोर्टफोलियो, इफ यू आर एबल टू अवॉइड स्टॉक्स जिसमें आपको बड़ा लॉस कभी हो सकता है, तो आप यू आर इन वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। आमतौर पर लोग इंतज़ार करते हैं सही समय का, सही भाव का, कि भाव से भी ज़्यादा है कि मार्केट का मूड माहौल ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, ग्लोबल दूर हो जाए, लोकल दूर हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और फिर मैं खरीदूंगा। तो क्या वो समय वाकई में आता है कि जब सब कुछ ठीक हो और बहुत सस्ता भी मिले? नहीं तो मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि दुनिया में 202 देश हैं और हर देश में 200 फैक्टर हैं। तो अगर आप 40,000 फैक्टर का इंतज़ार करोगे टिक मार्क होने का, तो आपको सेंसेक्स में भी 5 लाख में लेना पड़ेगा। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सब फैक्टर्स आपके टिक हो। एट द सेम टाइम आपको एक थोड़ा तो ट्रैक करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि आप पूरा इग्नोर कर दो कि जब कोरोना वायरस है, ठीक है, इट्स अ इशू कितना बड़ा हो सकता है, कितनी जल्दी सेटल हो सकता है, दैट आप एस्टिमेट ही कर सकते हो पास्ट को देख के और ट्रैक करके। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नज़रअंदाज कर दोगे, लेकिन उसके बेसिस पे, खाली एक फैक्टर के बेसिस पे अगर आपने मंदी का ध्यान बिठा लिया तो फिर आप मिस कर जाओगे। तो आई थिंक जो तेजी मंदी आती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। खाली एक फैक्टर के वजह से ना बड़ी तेजी आएगी ना बड़ी मंदी आएगी। जैसे बजट होता है, बजट इज़ एन इवेंट, एक खाली बजट के बेसिस पे अगर आपने शेयर ले लिए है, शेयर बेच दिए, तो हानिकारक होगा पोर्टफोलियो के लिए। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। और दूसरा क्या है, इक्विटी इज अबाउट टेकिंग रिस्क। अगर आप रिस्क ही नहीं लेना चाहोगे तो आपको इक्विटी रिटर्न कैसे मिलेगा? फिर तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटी है 6-7% उससे खुश रहना चाहिए, बिकॉज थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और वो रिस्क इज बेस्ड ऑन योर असेसमेंट ऑफ द फैक्टर्स विच आर प्लेइंग आउट एंड द फंडामेंटल्स। सी अल्टीमेटली अगर आपने इंडिया का देखा होगा लास्ट 20-25 साल में इतने फैक्टर्स इम्पैक्ट किए हैं। नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, और नेगेटिव हम ज़्यादा बात करते हैं, पॉजिटिव की तो बात ही नहीं करते हैं, बट फिर भी रिटर्न तो अच्छे बने हैं ना। सही है। तो जो इक्विटी में उसी का पैसा बनेगा जो ऑप्टिमिस्टिक हो। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है। ये जो सोचेगा ना कि कल आज से बेहतर होगा, वो इक्विटी में पैसा लगाएगा और उसका ही पैसा बनेगा। जिसको लगेगा कि कल आज से खराब होगा, वो इक्विटी में पैसा लगाएगा ही नहीं, और वो 25 साल से नहीं लगा रहा है। और हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है 25 साल। यही लग रहा है कि देश दुनिया डूबने वाली है, बर्बाद होने वाले, तो फिर पैसा लगाना ही बिल्कुल। और फिर तो शायद हो सकता है कि खर्चा कर दो, खर्चा कर दो, एफडी में भी सेफ रहे न रहे पता नहीं। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि आपने 75,000 करोड़ से ज़्यादा का इक्विटी पोर्टफोलियो कई सालों तक मैनेज किया है म्यूचुअल फंड्स का। अभी आपका खुद का पीएमएस बड़ा ज़बरदस्त जोरों से चल रहा है। मैं थोड़ा आपकी जो फंड मैनेजमेंट की स्टाइल है वो चाहता हूँ कि दर्शकों को समझ में आए। आमतौर पर मैं भी और हमारे सारे दर्शक जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं या आप जैसे पीएमएस में पैसा लगाते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि आप मार्केट से ज़्यादा थोड़ा रिटर्न उन्हें बना कर दें। तो ये थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बनाना आपकी जिम्मेदारी भी है और आपकी परफॉर्मेंस भी, राइट? ये आप कैसे करते हैं? सर्वाइवल भी है। सर्वाइवल भी है बिल्कुल। तो देखो, एक रहता है कि ऐसी कंपनियां खरीदें जो ओवरऑल बास्केट से ज़्यादा ग्रो हो और जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा हो, और प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली रिटर्न भी ज़्यादा होगा। एक थोड़ा सा बाई नेचर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, तो थोड़ा जब भी व्हेनेवर इवन आई लुक एट ग्रोथ, वैल्यूएशन पे मेरा ज़्यादा रहता है। बिकॉज अल्टीमेटली जो सिखाया गया है वो सिखाया क्या है, और जो प्रैक्टिकल भी सीखा है कि आप इक्विटी में जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वो कंपनी में पार्टनर बन गए। दैट इज़ व्हाट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट। तो अगर पूरी की पूरी कंपनी अगर आपको कोई बेचने को आए और इतनी वैल्यू है कि आप को उसमें पूरी कंपनी खरीदने में फ़ायदा लगे, तो ही तो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉट ऑफ टाइम एक बोलते हैं ना, एक थोड़ा सा एक यूफोरिया हो जाता है, थोड़ा ओवर वैल्यूएशन हो जाता है। सेक्टर में कोई चाम है, कंपनी की ग्रोथ आ रही है, 2 साल 30-40% ग्रोथ किया तो हम उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं कि 10 साल तक 30-40% ग्रोथ कर सकती है, जो बहुत कम कंपनियाँ कर पाती है। उसके बेसिस पे एक ओवर वैल्यूएशन का एक बोलते हैं ना एक यूफोरिया बन जाता है। आई थिंक वो अवॉइड करना लॉन्ग टर्म में हरदम फायदेमंद रहता है। बट नियर टर्म में हो सकता है कि वो शेयर चलते जाएं, बिकॉज अल्टीमेटली देयर इज अ ग्रेटर फूल्स थियरी आल्सो कि आपका पैसा तभी भी बन सकता है कि अगर आपसे और कोई दूसरा ऊंचे में खरीद के ले जाए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि पीपल आर और इन्वेस्टर्स आर फूल्स, बट एक वैल्यूएशन को तो आपको मद्देनजर रखना ही पड़ता है, और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो फ़ायदा रहता ही है। जैसे अभी हमने नोट निकाली थी क्वालिटी पे, कि क्वालिटी में हमको लगता है कि एक बबल है। तो आज कोई कंपनी अगर 80-90 पी पे ट्रेड हो रही है, तो अनलेस दैट कंपनी इज ग्रोइंग एट 30-40%, आप वो 90 पी या 80 पी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। अगर कोई कंपनी 4%, 5% वॉल्यूम ग्रोथ कर रही है, तो कितना वो एफिशिएंसी से प्रॉफिट ग्रोथ करेगी? अल्टीमेटली एक लेवल पे जाके उसका एफिशिएंसी बंद हो जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ भी वॉल्यूम ग्रोथ में ही रह जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस। सो आई थिंक एक जो है ना, स्टेइंग काम इन अ वॉलेटाइल मार्केट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो आपकी स्ट्रेंथ है, यू शुड नॉट डिविएट फ्रॉम दैट। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ है थोड़ा कंजर्वेटिवली काम करने की, थोड़ा ग्रोथ में भी वैल्यू देखने की, तो यू शुड स्टिक टू दैट। देयर आर सम इन्वेस्टर्स
जो मोमेंटम बहुत अच्छा खेलते हैं, दे शुड स्टिक टू दैट। देयर आर सम इन्वेस्टर्स जो है वो पर्टिकुलर स्टाइल के, भाई मैं तो खाली 50 पी के स्टॉक लूंगा, ठीक है, उनका भी दौर आता है, दे शुड स्टिक टू दैट। तो आई थिंक तो आपको अपने आप को पहचानना है कि आप 2020 प्लेयर है, वनडे प्लेयर या टेस्ट मैच वाले हैं? मैं तो बोलूँगा कि वी आर टेस्ट मैच प्लेयर्स एंड वी आर अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर्स। तो हम अगर वैल्यू दिखती है तो वैल्यू में भी काम करते हैं। ये एक मिनट ये शब्द नया सुना है मैंने, अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर, ये क्या है? देखो, तो इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। इंडिया में काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत फास्ट ग्रोइंग है, जिसमें हाई ग्रोथ है। आप वो सेक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो, बट उसमें भी जैसे मैंने कहा, यू नो, इफ़ यू आर पेइंग 50p, तो दैट p हैज़ टू बी जस्टिफाइड कि भाई फ्यूचर में इतना ग्रोथ आएगा। जैसे हमारा एक कॉल था जो स्पिरिट्स और बियर कंपनी पे था, जो अभी तक वर्कआउट मिक्स्ड है, कोई कंपनी ने अच्छा किया है, कोई कंपनी फ्लैटिश रही है, बट अगर आप देखोगे तो 20% वर्ल्ड का पॉपुलेशन बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000 के बाद, वो 20% इंडियंस है। अच्छा, और वो हर अभी 5वां आदमी जो पैदा हो रहा है वो इंडियन है। है। और वो अभी 20-18 साल के अभी तक हुए भी नहीं है उसमें से 90% लोग, और सोशली अभी एक्सेप्टेबल है। कोई मानी इसमें ऐसा पहले जैसा शॉक नहीं लगता है, नहीं रहा। हाँ। तो एक ट्रेंड है वो, तो उसमें स्टॉक्स आपको महंगे मिलेंगे, बट यू कैन जस्टिफाई विथ हाई ग्रोथ। दूसरा क्या है, व्हेन यू लुक एट सम मैच्योर सेक्टर्स, उसमें वैल्यू भी मिल जाती है आपको। तो इंडिया में यू हैव स्टील, यू हैव बैंक्स विच आर वेरी स्टेबल, आपके पास दूसरे फार्मा हैं विच आर स्टेबल। आई वुड नॉट से दैट दे आर वैल्यू, बट टाइम टू टाइम उसमें वैल्यू क्रिएट हो जाता है। जैसे फार्मा है, 2005-06 में सब कंपनियां 35-40 पी पे चल रही थी, क्योंकि ग्रोथ बहुत फास्ट थी। फिर यूएस में थोड़ा स्लो डाउन आया, थोड़ा एफडीए का भी एक इंक्रीज्ड सर्वेलेंस हो गया, थोड़ा सा सेटबैक लगा। अब काफ़ी फार्मा कंपनी 15-16 पी में मिल रही है। तो फ्रॉम अ ग्रोथ सेक्टर वो वैल्यू सेक्टर हो गए। तो आई थिंक इंडिया में वो वैल्यू भी मिलता है। प्लस कभी कभी है ना, जैसे स्पेसिफिकली सिक्लिकल सेक्टर्स में बहुत ही ऊपर नीचे होती है, तो सडनली आपको पता चला कि स्टील कंपनियां चौथाई भाव में मिल रही है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आप जब भी पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, एक आपकी अगर व्यूज क्लियर हैं, थॉट प्रोसेस क्लियर है, तो आप बोलोगे ठीक है बॉस, ये सेक्टर आज इतना मरा हुआ है, बट ये सर्वाइवर है। ये कंपनी 50 साल में सर्वाइव हुई है, बंद नहीं हुई है, इसका डेट इक्विटी रेशियो कंट्रोल में है, इसके कैश फ्लोज कंट्रोल में है। एक आपको बस जस्ट चाहिए कि साल 2 साल में कभी भी ये सेक्टर में थोड़ा सा मूवमेंट आया तो आपका 3-4 गुना पैसा हो सकता है। तो व्हेन यू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, हम ये कोशिश करते हैं कि हम ग्रोथ भी देखें, जहाँ वैल्यू मिलता है वहाँ वैल्यू भी मिल जाता है, और कोई एक अपॉर्चुनिस्टिक काइंड ऑफ 5-7% की बेट भी मिल जाती है। तो उसके हिसाब से यू आर एबल टू क्रिएट सम अल्फा। आमतौर पर आपको एक स्पेशल इंसाइट होती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के मुकाबले में, क्योंकि आप कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं, बैलेंस शीट ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। तो क्या वैल्यू और ग्रोथ के साथ कुछ ऐसा ट्रिगर, जिसे हम कहते हैं ना वो फंड मैनेजमेंट की भाषा में, कि अल्फा जनरेट कैसे हो सकता है, यानी कि मार्केट के मुकाबले में वो स्टॉक ज़्यादा रिटर्न कैसे दे सकता है, वो आप कैसे ढूंढते हैं? तो एक है ना, एक कंसेप्ट हम लोग जो देखते हैं ऑप्शन वैल्यू, कि भाई कंपनी का तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है, जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे कंपनी 12-15% ग्रो कर सकती है, बट 2 या 3 चीज़ ऐसी है कि अगर वो हो गई तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैन जंप सिग्निफिकेंटली। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कॉर्पोरेट बैंक देखें, तो कॉर्पोरेट बैंक में द ट्रिगर इज़ कि भाई ये जो एनपीए प्रोविज़न है वो रुक जाए या कम हो जाए। वही हुआ लास्ट 1-2 साल में, तो वो ऑप्शन वैल्यू था, जिसके बेसिस पे कॉर्पोरेट बैंक्स करीब 100% बढ़ गए 2 साल में, इफ़ यू लुक एट प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट बैंक्स। या फार्मा में है कि भाई ये बेस लेवल का प्रॉफिट तो ये है, बट ये 1 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएं तो देयर कैन बी ए सडन जंप, दैट इज ऑप्शनैलिटी। या मैं बोलूँगा एक्सचेंजेस है, या ब्रोकिंग कंपनीज है, या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, उसमें एक बेस लेवल का तो ग्रोथ है ही, बट जो पेनिट्रेशन इंडिया में ये सब चीज़ों का है कंपेयर टू द वर्ल्ड, अगर वो थोड़ा सा भी पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो देयर इज ह्यूज ऑप्शन वैल्यू, क्योंकि इनके कॉस्ट फिक्स हैं। तो एवरी एडिशनल रेवेन्यू सीधा प्रॉफिटेबिलिटी में जाता है। तो आई थिंक समटाइम्स इन सम सेक्टर्स ये ऑप्शनबिलिटी कैन गिव यू वेरी हाई रिटर्न्स। लेकिन एक चीज़ और बताएं कि जैसे आप फंड मैनेजर हैं, तो खरीदने के साथ साथ कभी कभी बेचने का डिसीजन भी लेने पड़ते होंगे। एक तो मेरे जैसे कोई इन्वेस्टर आके कहे कि भाई मैं रिडम्पशन कर रहा हूँ और सुनील जी पैसे दीजिए, तब तो अलग बात है। लेकिन उसके अलावा
कभी आपको लगता है कि बेचना कब है या कब बेचते हैं आप, वो डिसीजन कैसे आता है? आई थिंक मैं बोलूँगा कि बेचना इज़ अ मोर टफर डिसीजन देन बाइंग। अच्छा। क्योंकि बेचने में है ना दो चीज़ें हैं। एक तो कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट होकर बेच देते हैं कि आपने कोई स्टॉक में है ना एक व्यू लिया और वो व्यू थोड़ा टाइम लग गया, हो सकता है टाइम लग सकता है, और वी आर इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कि हमारा रिटर्न विल बी कंपेयर्ड विद समवन एल्सेज रिटर्न, इन्वेस्टर्स भी थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो एक कभी फ्रस्ट्रेशन में बिक जाता है। और मैंने देखा है जो फ्रस्ट्रेशन में बिकता है ना वो 99% गलत ही होता और है। ये 99% हमारे इन्वेस्टर्स के साथ ही होता है। होता ही क्योंकि होता ही है कि लेने के बाद या तो नीचे जाएगा या वो रुला देगा कि चलता ही नहीं है। मतलब एक इंग्लिश में कहावत है, जी। द स्टॉक डज नॉट नो दैट यू ओन इट। स्टॉक को पता नहीं है कि आपने खरीदा है, ठीक बात तो लेते ही कुछ बढ़ने वाला नहीं है। हो सकता है वो 5-7% नीचे भी जाएगा, थोड़ा टाइम भी निकालेगा, अगर लेते बढ़ गया तो आपका लक है वो, नसीब है। बट बाकी है। दूसरा आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली, एटलीस्ट मेरे लाइफ में दो स्टॉक में जो मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई है दैट इज सेलिंग अर्ली। अच्छा, सेलिंग अर्ली। सेलिंग अर्ली। अच्छा। और मैंने काफ़ी पब्लिक फोरम में भी कहा है कि बजाज फाइनेंस और आयशर मोटर्स दोनों स्टॉक हमने बहुत ही कम मार्केट कैप में खरीदे थे। उसमें खाली प्रॉब्लम क्या हो गया ना, हमारा पैसा बहुत जल्दी बन गया। तो कभी कभी ये जल्दी पैसा बनता है ना, तो बोलते हैं ना वो हाथ में खा जाती है, खुजली आती है। हाँ, भाई आ रहा है ले लो, आ रहा है ले लो। तो बजाज फाइनेंस भी हमने 8-9% हमारे पास स्टेक था। 9%? इन रिलायंस हमने करीब 400 से 600-700 करोड़ के मार्केट कैप में खरीदा था। माय गॉड। और विद इन कपल ऑफ इयर्स वो 2000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, तो लगा यार बहुत बन गया पैसा। और फिर क्या होता है ना, एक बार बिक जाता है ना, फिर वो लिया नहीं जाता है। और वही चीज़ आयशर मोटर में भी हुई थी 2008-9 में। लेमन के बाद में हमें बहुत बड़ा ब्लॉक मिल गया था, और जैसे मैंने कहा 3-4 महीने में ही वो स्टॉक में अच्छा रिटर्न बन गया, तो थोड़ा वो बिक गया। तो आई थिंक अभी ये सीख लिया है कि बेचने में भी उतना ही आप एनालिसिस करो, अच्छा, जितना खरीदने में। क्योंकि कभी कभी है ना थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हम हिल जाते हैं। जैसे बजट का मेरे को याद है, बजट में कुछ एक प्रोविजन आया है जिसके वजह से इंश्योरेंस कंपनियां उस दिन 12-15% गिर गई जी। अभी उस दिन अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे होते तो आप घबरा जाते, बट अल्टीमेटली अगर आप सिक्लिकल स्ट्रक्चरल अगर आप देखो इंडिया का प्ले, तो इंश्योरेंस बहुत ही अंडर पेनेट्रेटेड है। आज सब कंपनियों के भाव उसी लेवल पे आ गए। तो कभी कभी है ना ये जो इंस्टिंक्टिवली बेचने का जो डिसीजन होता है ना, वो थोड़ा गलत हो जाता है। आपकी दोनों एग्जाम्पल से एक बात समझ में आई कि बेचने का डिसीजन सिर्फ इस वजह से नहीं लेना चाहिए कि ये स्टॉक बहुत बढ़ गया है, और इस वजह से भी नहीं लेना चाहिए कि ये बढ़ नहीं रहा है। हाँ, अगर आपका फंडामेंटल पर्सपेक्टिव राइट है, हाँ, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। और अगर बहुत बढ़ गया है तो आपको अपने ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेकिंग शॉर्ट टर्म गेन्स। यहाँ अगर शॉर्ट टर्म में इतना बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है स्टॉक की री रेटिंग हो जाए और बढ़े। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं, आपको हमेशा चाहे वो मार्केट हो चाहे दूसरे फंड्स हो, उससे बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए। तो क्या आप स्टॉक खरीदते वक्त हर वक्त ये देखते हैं कि इस स्टॉक में ऐसी एक्स्ट्रा एक चीज़ क्या होगी जो इस सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर इस स्टॉक में, वो अगर देखते हैं तो वो क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो, एनालिसिस बहुत टाइप से होती है। हमारे भी एनालिस्ट हैं, कंपनी से मिलते भी रहते हैं। अल्टीमेटली है ना, इसमें कॉल लेना पड़ता है। देखो, कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक खरीदता है रिसर्च करके, उसने सब ने अपनी अपनी रिसर्च की हुई है। और मार्केट में जब भी ट्रेड होता है तो एक बायर एक सेलर है, राइट। तो बायर ने अपनी रिसर्च की है, सेलर ने अपनी रिसर्च की है, तो रिसर्च तो सब पूरा ही करते हैं। करेक्ट। अल्टीमेटली कॉल ये है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कंपनी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। तो बहुत मिस्टेक करके 20-25 साल में बहुत ही एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस नुकसान करके ही मिलता है, फ्री में एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। हमने एक फ्रेमवर्क बना लिया है, उसको हम मीट्स बोलते हैं, कि मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, इवेंट्स और ट्रेंड्स में कोई सेटबैक नहीं हो जाए।
क्योंकि आजकल क्या है, पहले वो बोलते हैं ना फिल इट फॉरगेट इट शट इट, 50 साल तक आजकल नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रेंड्स आर चेंजिंग सो ड्रामेटिकली, भूल नहीं सकते। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई तो ये सब इंजन बनाने वाली कंपनियां और कार्बोरेटर बनाने वाली कंपनियां सब बंद हो जाएगी। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। न्यूज़पेपर आप देख लीजिए, न्यूज़पेपर के स्टॉक, फिर टाइमिंग, आप मार्केट टाइम नहीं कर सकते हो, बट कंपनीज में अगर आप पेशेंस रखो ना कुछ न्यूज़ आती है जिसकी वजह से आपको ऊपर नीचे करके है ना अपने भाव में शेयर मिल जाते हैं। जैसे अगर आपने इंश्योरेंस मिस कर दिया था तो बजट में आपको 10% सब नीचे मिल गए, या कोई यूएस एफडीए का इशू आ गया, दिवीज था फॉर एग्जांपल 600 रुपया हो गया था, आज 2100 हो गया 3 साल के अंदर अंदर। और लास्ट है स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल स्टॉक्स है, जहाँ पे सेक्टर्स है, जहाँ पे ग्रोथ आपका 15-20% आपको लगता है कि 5-10 साल तक हो सकता है, वो आपको सस्ते में नहीं मिलेंगे, वो महंगे ही मिलेंगे। तो एक ये फ्रेमवर्क बना लिया है, आई थिंक वो फ्रेमवर्क पे चलते हैं तो हो सकता है कि 10 में से हम 9 मिस्टेक अवॉइड कर सकें। बाकी देखो थोड़ा लक, थोड़ा इवेंट्स विल आल्सो प्ले अ बिग रोल। आपने कर लिया और आप अनफॉर्चुनेट रहे और आपको पता चला कि नहीं ये प्रोडक्ट ही बैन हो गया या ये फैसिलिटी फार्मा में कोई प्रॉब्लम हो गया 2-3 साल तक, थोड़ा लक भी प्ले करता है। बट बाय एंड लार्ज अगर आपने पैरामीटर सेट कर लिए तो यू आर इन गुड शेप। तो आप जब है ना कहते हैं ना कि वो भर भर के स्टॉक खरीदना कि मैं जितना पैसा सब ले लूँ, ये कब डिसाइड करते हैं? जब मार्केट ख़राब होता है तब, या जब आपका पसंद का स्टॉक ख़राब होता है तब? नहीं, मार्केट नो वन कैन से फॉर श्योर कि ये राइट टाइम है। तो फ़र्क पड़ता है, कभी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे मेरे को याद है 2018 में जस्ट आफ्टर IL&FS हुआ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली अक्टूबर में सबको शेयर खरीदने को। अभी 2-3 महीने पहले मार्केट्स वर रियली वीक, बट वो अपॉर्चुनिटी आप कब एक्सप्लॉइट कर सकते हो? इफ यू आर अ ट्रेडर। अल्टीमेटली अगर आपने आपका एक लिस्ट बना रखी कि मुझे ये स्टॉक पसंद है, चलो ठीक है, आई विल वेट फॉर माई प्राइस और आई विल बाय नाउ। अगर 5-7% का रिएक्शन एक्सपेक्टेड है तो आप अभी खरीदो या 5-7% बाद खरीदो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इफ योर होल्डिंग पीरियड इज 3-4 years। बट अल्टीमेटली यू हैव टू इन्वेस्ट, वन व्हेन यू हैव फंड्स टू इन्वेस्ट, एंड सेकंड इज व्हेन यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि भाई कोई बड़ा क्रैश नहीं दिखता है उसमें। तो आई थिंक टाइमिंग से मैंने देखा है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आखिर में सुनील जी, आपकी तरफ से गुरु मंत्र हमारे सारे वो इन्वेस्टर्स जो व्यूअर्स जो आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बाज़ार से कैसे अपनी वेल्थ बनाएं? देखो बहुत क्लियर है कि विनर्स को मत बेचिए और लूज़र्स को मत रखिए। एक कमेंट है बहुत ही अच्छे एनालिस्ट मनी फंड मैनेजर का, उन्होंने कहा है कि भाई सेलिंग योर विनर्स एंड होल्डिंग ऑन टू योर लूजर्स इज लाइक कटिंग योर रोजेस एंड वाटरिंग योर वीड्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के भी वही कहूँगा कि जस्ट बिकॉज स्टॉक का भाव बढ़ गया आप बेच दोगे और भाव घट गया है तो आप बोलोगे नहीं मैं लॉस में नहीं बेचूंगा, दैट इज़ फुल ऑफ रिस्क। दूसरा, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो और कॉन्फिडेंट हो, जो हम हैं, हमें लगता है भाई इंडिया 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन आगे पीछे हो ही जाएगा, थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, बट अगर आप ये व्यू रखते हो तो आपका इक्विटी में 100% पैसा बनेगा। थोड़ा उसको समय दीजिए, थोड़ा सोच समझकर थोड़े अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं और भरोसे वाले स्टॉक्स में बने रहें। मजबूत क्वालिटी के शेयरों के साथ छेड़छाड़ न करें और कमज़ोर क्वालिटी वाले शेयरों को बहुत लंबे समय तक पोर्टफोलियो में न रखें। ये सीख मिली है आज आपको इक्विटी गुरुकुल में सुनील सिंघानिया साहब की तरफ से। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। आइए अब सुन लेते हैं कि निवेशकों को निवेश करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन से बचना चाहिए। सुनिश्चित करें, अगर आपने बिल टू बिल सेटलमेंट चुना है तो T+2 के 24 घंटे में आपके खाते में शेयर और फंड आ जाए। अगर आपने रनिंग अकाउंट सेटलमेंट को चुना है तो 30 दिन या 90 दिन में आपके खाते में शेयर और फंड आ जाए। क्या ना करें, किसी की ओर से हाई रिटर्न के झांसे में ना आए। पोस्ट डेट चेक के जरिए गारंटीड रीपेमेंट जैसे आश्वासनों का भरोसा ना करें। सही व्यक्ति अथॉरिटी तक शिकायत पहुंचाने में कोई झिझक ना करें।